हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं घनश्याम दुबे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पीछे समझा चुका हूँ, गॉस थ्योरम की प्रूविंग हो चुकी है। अब मैं गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन सिखाने जा रहा हूँ, यूजेस सिखाने जा रहा हूँ, कैसे कैसे यूज करेंगे और गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी कोई पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर रखा हो, एग्जांपल के लिए हमने कंसीडर कर लिया है कि एक ये कोई क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप का आप ले सकते हो, स्फेरिकल ले सकते हो, अदर देन दैट एक क्लोज सरफेस से बाहर ये एक चार्ज रखा है। तो अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, ध्यान देना थोड़ा सा, तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहां पर अगर हम गॉसियन सरफेस में एरिया वेक्टर की बात करें तो एक एरिया वेक्टर ये बनेगा और एक एरिया वेक्टर ये बनेगा। इस तरफ का एरिया वेक्टर dA बनेगा जो dA2 होगा, ये सेकंड सरफेस है। और एक एरिया वेक्टर यहां बना है dA1। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो एरिया है वो वेक्टर की तरह कंसीडर होगा, उसे हम एरिया वेक्टर कहेंगे और इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है आउटवर्ड। जैसे कि बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर हम सरफेस बनाना चाहें सर एरिया वेक्टर, तो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री बाहर की तरफ बनेगा। ऐसे ही अगर इसका देखें तो ये dA इधर है और इसका एरिया इधर जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तो डायरेक्शन यही है, चार्ज पर डिपेंड होती है, चार्ज से ऐसे जा रही है। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज बाहर की तरफ रखा है इस इनक्लोज सरफेस से, तो ध्यान रखिएगा इनकमिंग जो होगा फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स अगर हम बात करें तो phi1 इज इक्वल टू या phi1 कह दें तो E डॉट dA होता है। इस तरीके से अगर ओपन करेंगे तो E डॉट dA1। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और dA1 इनके बीच का एंगल अगर आप चेक करेंगे तो ये 180 डिग्री है। 180 का मतलब हो गया सीधा E1 dA1, ठीक है, EA dA1 और cos 180। आपको जानकारी होनी चाहिए 180 की वैल्यू cos में कितनी होती है, -1। तो फिर ये क्या बना, EDA मतलब नेगेटिव। इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी सरफेस से अगर बाहर चार्ज रखा है तो जो इनकमिंग फ्लक्स है अंदर की तरफ है, इनकमिंग फ्लक्स कहें या फिर इनवर्ड फ्लक्स कहें, दोनों एक ही बात है। इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, पहला पॉइंट। ये अब सब याद रखना है आपको, कुछ खास पॉइंट है, ये नोट करके लिख लीजिएगा अपने पास। वही अगर आउटगोइंग की बात करूं मैं, अगेन फिर से मैं आउटगोइंग की बात करूं, फ्लक्स E2 की बात करूं, phi2 की वहां पर, तो फिर कैसे ओपन होगा देखिए, मत लीजिए इंटीग्रेशन फॉर्म, E डॉट dA इसके कॉन्सेप्ट से केवल समझा दे रहे हैं, डायरेक्शन चेक करा रहा हूं मैं। तो ये E और dA2 बन जाएगा इस तरीके से। इन दोनों के बीच में अगर आप चेक करेंगे तो ये पैरेलल है, E भी उधर ही जा रहा है और dA2 भी इधर जा रहा है। तो इस तरीके से इसका जो बनेगा E dA2 cos 0, और cos 0 कितना होता है भाई 1। इसका मतलब dEA2, ये कैसा आया रिजल्ट, पॉजिटिव। इससे एक बात पता चल रही कि जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको पहले कहा कि फ्लक्स एरिया के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ एरिया ज्यादा है तो फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है। तो इनकमिंग फ्लक्स इतना होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो केवल चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे नेट फ्लक्स। अगर आपसे कहा जाए इस समय इस सरफेस पे नेट फ्लक्स कितना है, तो वो कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव है और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब यहाँ पर साइन अपोजिट आ गए हैं, डायरेक्शन तो नहीं होंगे यहाँ पर, इनके साइन अपोजिट आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए नेट फ्लक्स 0 होगा। अगर कहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जिसमें चार्ज बाहर है और गॉसियन सरफेस उसके बाहर है, यानी
जो गॉसियन सरफेस है उसके बाहर चार्ज रखा है, तो गॉसियन सरफेस का जो इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो जीरो होगा। फिर एक बार समझ लीजिएगा, गॉसियन सरफेस यहाँ ट्रेस किया मैंने ये वाला, तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, एरिया वेक्टर इधर बाहर की तरफ बनेगा, इसका इस तरफ बनेगा। तो अगर इस ई के साथ इसका डायरेक्शन चेक किया जाए तो 180 डिग्री है, जबकि इसके साथ 0 डिग्री। और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन चार्ज, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दोनों ही सरफेस के लिए चार्ज तो एक ही है, कॉमन चार्ज है। इसका मतलब जितना फ्लक्स यहाँ है उतना ही फ्लक्स यहाँ पर होगा। इनकमिंग फ्लक्स का साइन नेगेटिव है, आउटगोइंग फ्लक्स का साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए नेट फ्लक्स 0 आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कितना वहां से फ्लक्स पास होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, देखिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते चलिएगा अच्छे से। ये हम एप्लीकेशन समझा रहे हैं, इसका पहला जो एप्लीकेशन हमें सीखना है, ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट। बहुत से एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, इस वीडियो में शायद ना पूरे हो पाए, जितने हो पाएंगे उतने डिस्कस करता हूं। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, इफ हेमिस्फेरिकल सरफेस, इफ एनी हेमिस्फेरिकल मतलब हाफ स्फीयर, hemispherical surface is placed in uniform electric field, तब हम फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। तो देखिए ये मैंने कंसीडर कर लिया कोई हेमिस्फीयर है जिसको हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां भी ऐसे होगा, कहीं चार्ज बाहर रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी पिछले आर्टिकल में बताया है कि जो इनकमिंग फील्ड होता है, जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। या यूं कह सकते हैं, अगर चार्ज बाहर है सरफेस से, ये गॉसियन सरफेस है, ये है क्या, गॉसियन सरफेस। अगर चार्ज बाहर रखा है तो ध्यान रखिएगा जो नेट फ्लक्स होगा ये हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस, और ये हम कहेंगे सर्कुलर सरफेस। ये सर्कुलर सरफेस है, दोनों का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स सर्कुलर प्लस फ्लक्स कर्व, ये हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। क्यों 0 होगा, मैंने आपसे पिछली बार बता चुका हूं मैं अभी इससे जस्ट पहले कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव है, जो आउटगोइंग फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं फील्ड सेम है दोनों में, इसलिए हम लोग कहेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी चार्ज सेम होगा, तो ये दोनों सेम होंगे, इसलिए इन दोनों का टोटल सम 0। तो अगर हम लोग फाइंड करना चाहें कि कर्व्ड सरफेस में कितना फ्लक्स है, ओनली कर्व्ड, तो ये उस तरफ पास कर दिया, -5 सर्कुलर बनेगा। अब देखिए फील्ड के साथ अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो फार्मूला E डॉट dA या फिर A हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E बन गया, ये E रहने दीजिए। लेकिन अगर इस जगह आप सर्कुलर का एरिया चेक करना चाहें, रेडियस अगर इसकी R ले ली जाए तो इसका πr² बनेगा, सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr²। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। अच्छा, और cos थीटा डॉट प्रोडक्ट ओपन के लिए, तो जरा यहाँ पर देखिएगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ काम करेगा, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो -a इंटू πr² इंटू -1, तो टोटल बनेगा E πr² कर्व सरफेस के लिए। ये पॉइंट आप याद करिएगा, कभी अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है या कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है हेमिस्फीयर के लिए, तो नेट फ्लक्स तो 0 ही रहेगा,
लेकिन अगर किसी एक सरफेस के अक्रॉस फाइंड करना, कर्व के लिए फाइंड करना है और रेडियस गिवन है, तो हम लोग एरिया इसका लेकर के पाई आर स्क्वायर और फील्ड जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। एक बात, पहला एप्लीकेशन हो गया है। अब हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन है, इसमें हम क्यूब को कंसीडर करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्यूब पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाते हैं जिनमें चार्ज प्लेस किया जाता है क्यूबिकल सरफेस में। तो एक हम क्यूबिकल सरफेस के लिए कुछ विशेष पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इफ अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। दूसरा एप्लीकेशन है, इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। अगर हम चार्ज को क्यूब के सेंटर पर रख दें तो देखें कि कितना फ्लक्स फेस से पास होगा, कितना कॉर्नर से पास होगा और कितना किसी एज से पास होगा। इसके अलग अलग रूल्स हैं। एक क्यूब हम कंसीडर करते हुए दिखा रहे हैं आपको। देखिए कोई क्यूब बना लेते हैं। सबसे पहला काम, ये क्यूबिकल है, कोई बॉडी, ये क्यूब है, साइड आप कुछ भी लेट कर लीजिए, ए बी सी डी, कुछ भी, ए है, तीनों साइड ए हैं। यहां सेंटर में इसके कोई चार्ज इंक्लोज्ड है। अब क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इफ क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड भी कुछ हो सकता है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ दिस, डिटरमाइन नेट फ्लक्स। अगर आपसे पूछा जाए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स अगर पूछते हैं, नेट फ्लक्स पूछता है, तो सीधा सीधा गॉस थ्योरम अप्लाई होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या यूं कह दीजिएगा फाई टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पहली चीज, ये रिजल्ट आप तैयार कर लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्यूबिकल वेसल में रखा है, क्यूबिकल सरफेस के अंदर रखा है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है, तो उससे जो नेट फ्लक्स बनेगा वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, लेंथ या साइड ऑफ क्यूब पर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स। दूसरा पॉइंट, पहली पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, टोटल फ्लक्स। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस। इससे भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फेस के क्रॉस। तो अगर फेस की बात करूं तो क्यूब में कितने फेस होते हैं आप गेस कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी क्यूब है 6 फेसेस। क्यूब में अगर 6 फेस हैं, तो अगर सेंटर में लाइट जला दी जाए, एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा था लाइट की सिमेट्री फ्लक्स से होती है। हम लाइट की तरह कंसीडर करेंगे फ्लक्स को, तो ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। और चार्ज को एज अ बल्ब फिलामेंट, तो अगर सेंटर में बल्ब जला दिया जाए, रूम को मान लीजिए आप क्यूबिकल रूम है और रूम के सेंटर में लाइट जला दी जाए, तो सब तरफ लाइट जाएगी ना। तो अगर एक फेस में लाइट पूछी जाए थ्रू एनी वन फेस, तो टोटल 6 फेस है ना, 6 डायरेक्शन में लाइट जाती है। एक फेस में कितनी जाएगी, इसका मतलब 1/6 ऑफ टोटल। तो ध्यान रखिएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस, तो टोटल फ्लक्स जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसका करेंगे आप 1/6, यानी कुछ इस तरीके से। सिंगल फेस की बात हो रही है, तब का है, तो सिंगल फेस से टोटल कितना था, Q एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फेस की बात हो गई। अब क्वेश्चन क्रिएट करता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन कॉर्नर, तो क्यूब में भैया कितने कॉर्नर है, कोई काउंट कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 कॉर्नर्स। तो अगर हम कॉर्नर ये थ्रू वन फेस है, इतना बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वन फेस से सॉल्व किया गया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू वन कॉर्नर, एक कॉर्नर के क्रॉस हम पता कर रहे हैं फ्लक्स। तो फाई ऑफ कॉर्नर, टोटल कितने कॉर्नर थे, 8। तो एक कॉर्नर के हिस्से में कितना आएगा, जितना भी टोटल फ्लक्स होगा उसका 1/8 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या यूं कहिए Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट पासिंग थ्रू
एक कॉर्नर। एक और एप्लीकेशन इसी में आगे पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। एज, आप पता है किनारे कितने होते हैं, कोर एजेस, तो देयर आर 12 एजेस हैव अ क्यूब। तो 12 एज में देखिए देयर आर 12 एजेस, 12 एजेस। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 एज, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 एज। अगर एक एज से फाइंड करना हो तो फिर सीधी सीधी बात हो गई 1/12 ऑफ फ्लक्स टोटल। तो फिर क्या होगा 1/12 ऑफ टोटल फ्लक्स मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्या बनेगा भाई, जरा ये भी समझ लीजिएगा, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना समझ में आया है पॉइंट आपको? एक बार फिर जान लीजिए अच्छे से। अगर कभी क्वेश्चन क्रिएट करता है कि कोई चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड है, हमें उसकी डिफरेंट जगह से फ्लक्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जैसे कि 1 फेज से, जैसे कि टोटल फ्लक्स, जैसे कि 1 कॉर्नर से, जैसे कि 1 एज से। तो इन सब से कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो देखिए पहले टोटल फ्लक्स की बात की मैंने, तो टोटल फ्लक्स तो चार्ज पर डिपेंड करता है केवल, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे टोटल फ्लक्स। अगर हमसे फेस वाइज पूछा जाए तो देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब, क्यूब में कितने स्पेस होते हैं 6, तो फिर 1/6 ऑफ टोटल कर देंगे फ्लक्स का। देखिए टोटल फ्लक्स का 1/6। अगर कॉर्नर के थ्रू पूछा जाए तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अगर एज के थ्रू पूछा जाए तो कितनी एजेस होती है 12। इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर सेंटर में चार्ज है तो ये डिफरेंट वैल्यूज निकल आएंगी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट की बातें यहां समझा रहा हूं मैं। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। अगर यही चार्ज जो सेंटर में क्यूब के रखा शिफ्ट कर दिया जाए और शिफ्ट करके एक किसी सिंगल फेस पे ले जाया जाए, कैसा, जरा इसको देख लें थोड़ा सा। अगर सिंगल फेस के क्रॉस चला जा रहा है तब क्या होगा? इफ चार्ज प्लेस्ड, थर्ड एप्लीकेशन पे ध्यान देना, थोड़ा सा नोट करते रहना आप लोग। if a charge is placed at the one face, center of one face, at the center of one face of cube, इस जगह यहां पर, समझ रहे हैं आप अच्छे से? देखते जाइए हमने क्या किया यहां पर, भैया थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हमने चार्ज को क्यूब के फेस पर ही रख दिया, अभी सेंटर में था, अभी इस फेस की सेंटर पर आ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने आपको पीछे बताया था कि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई करते हैं जब क्लोज्ड सरफेस होता है। अगर सरफेस क्लोज नहीं है, अगर चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है गॉसियन सरफेस, तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और क्यूब इमेजिन कर लेंगे। देखिए गॉसियन सरफेस इमेजिन की जा सकती है, इमेजिनरी होती है। मैं यहाँ पर एक और गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा क्यूब आ गया, ये भी ए साइड है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो चार्ज है वो दो क्यूब में 50-50% शेयर कर रहा है। इस क्यूब और इस क्यूब दोनों क्यूब में शेयर हो रहा है। तो जब शेयरिंग हो रही है, ध्यान रखिए, तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालते हैं थ्रू बोथ क्यूब्स, टोटल फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स थ्रू बोथ क्यूब बात करें, बोथ क्यूब, तो फिर क्या होगा, बोथ क्यूब फाई टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो क्यू ही क्लोज हुआ। लेकिन अगर यही बात कर मैं पूछूं आपसे कि भैया ये बताओ सिंगल फेज इसके क्यूब में कितना आ रहा है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल क्यूब। तब देखिए भाई, अब सिंगल क्यूब में आया तो आधा उस क्यूब के हिस्से में चला गया और 50%
इस क्यूब के हिस्से में आ गया, तो फिर फ्लक्स कितना बना, इतना बना जा करके। अगर इस तरह से पूछा जाए। एक और बात, अब हम इसी चार्ज को यहां से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट करके ले जा रहे हैं इसके एक कॉर्नर पर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इफ दिस चार्ज इज शिफ्टेड एट अ कॉर्नर, फोर्थ एप्लीकेशन, इफ a charge is placed at the corner of the cube, at any one corner, at any one corner of the cube, तो फिर क्या होगा, जरा इस पे भी देख लीजिए भैया। एक कॉर्नर पर शिफ्ट कर दे रहा हूं यहां से हटा करके। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस अपने हिसाब से इमेजिन की जाएंगी। सपोज करिए चार्ज यहां रख दिया मैंने, तो अब इस चार्ज से भाई कितना फ्लक्स पास होगा, तो अब थोड़ा सा इमेजिन करना है। कॉर्नर में है तो क्या इस क्यूब ने उस चार्ज को पूरी तरह क्लोज किया है? नहीं। एक कॉर्नर अगर कभी क्यूबिकल सिमेट्री बनाए, ध्यान रखिएगा, तो एक कॉर्नर आप सेट करके देखिएगा, क्यूब अगर क्यूबिकल ब्लॉक आपके पास हो तो एक कॉर्नर जो बीच का होगा वो नीचे 4 क्यूब आपको सेट करने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर 4 क्यूब सेट करने पड़ेंगे, टोटल 8 क्यूब होंगे, तब एक कॉर्नर में रखा हुआ चार्ज इनक्लोज किया जा सकता है। तो टू गेट इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, वी नीड 8 क्यूब्स। कितने चाहिए मुझे? 8 क्यूब। तो जब 8 क्यूब चाहिए होगा तब सिंगल के हिस्से में 1/8 पार्ट चार्ज का आएगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक और बात यहां पर थोड़ा ध्यान देना, और एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर हमसे इस क्यूब से टोटल पूछा गया तब तो ठीक 1/8 हो गया भाई, टोटल 8 क्यूब के हिस्से में जा रहा है। ऐसे समझ लीजिए ना, सेंटर पे एक बल्ब लगा दीजिए, 4 नीचे के क्यूब है, 4 उसके ऊपर क्यूब है, बीच के कॉर्नर में अगर आप एक बल्ब जला रहे हैं तो सोचो जरा, तभी तो समझ आएगा। अच्छा, जहां ज्वाइन किया हुआ है उस जगह के फेस, यानी ये 3 फेस इसके लिए पैसिव का काम करेंगे, एक फेस, 2 फेस और एक इसके पीछे वाला, यानी जो उस तरफ बैक साइड है। तो इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक इस फेस से, एक इस फेस से और एक इस फेस से जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इन 3 फेसेस से इसका फ्लक्स पास होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब कॉर्नर पे चार्ज रखना हो और किसी सिंगल फेस से पास कराना हो फ्लक्स, तो कितना आएगा? 1/3 ऑफ दिस, ये और आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 1 ऑफ दिस 24 ऑफ दैट 1 फेस। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना चाहिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे और कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग कुछ आर्टिकल डिराइव करने जा रहे हैं। जैसे कि हम निकालना चाहते हैं एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज कंडक्टर है, उसके नियरेस्ट कहीं पॉइंट है, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसको हम गॉस थ्योरम की हेल्प से डिराइव करेंगे। देखिए जरा, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स नहीं, हम लोग फील्ड निकालेंगे यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। यहां हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, तब निकालने जा रहे हैं। जरा इसको देख लें। तो हमने करा क्या है, एक ये वायर ले लिया है, इसकी एक्सटेंशन को आप इनफाइनाइट ले लीजिएगा, इसकी लेंथ को आप इनफाइनाइट कंसीडर कर दीजिएगा।
देयर इज इनफाइनाइट लेंथ। देखिए लेंथ इनफाइनाइट है। अब बोर्ड में तो इनफाइनाइट बनाया नहीं जा सकता है कि बना सकते हैं भाई, इनफाइनाइट मतलब ही कहीं एंड नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे जिगजैग शो कर दिया है। जिगजैग का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, ऐसे बड़ा सा है। इसमें इनका सेगमेंट आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इसके पास में कहीं कोई पॉइंट ये P है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट सपोज करिए इस वायर से r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? r। अब यहां पर हमको चाहिए फील्ड, और गॉस थ्योरम का यूज तभी कर सकते हैं जब गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो इस जगह हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस है नहीं, लेकिन गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है, हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो चार्ज को क्लोज करने वाला हो। तो इस इनफाइनाइट लेंथ वाले को क्लोज करने के लिए हमने क्या किया है, यहां पर एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। ध्यान रखिएगा, सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लेंगे, और जो कि उस पॉइंट से पास भी हो रहा है और चार्ज को इनक्लोज भी कर रहा है। अब इस सिलिंड्रिकल सरफेस में जरा गौर करिएगा, एक तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक यहां पर भी तो एरिया होगा भैया, जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। एक यहां भी एरिया आप कंसीडर कर सकते हो, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप तीनों जगह देखें थोड़ा सा, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। डायग्राम पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, एक बार फिर से बताना चाहता हूं। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन में आसानी रहेगी। देखें जरा, ये इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हम इसके नियरेस्ट किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। ये यहां से r डिस्टेंस पर है। हमने कहा यहां मुझे गॉस थ्योरम यूज करके फाइंड करना था, तो गॉस थ्योरम तब यूज कर सकते हैं जब गॉसियन सरफेस हो। गॉसियन सरफेस अगर नहीं भी हो तो हम इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करते समय ध्यान रखना होता है क्लोज्ड सरफेस इमेजिन किया जाता है। तो क्लोज्ड सरफेस हमने ये मान लिया है, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी कर लिया, सिलेंडर r रेडियस का। अब जब हमने इसे सिलेंडर बनाया है, देखिए तो इसमें तीन तरह के सरफेस मिल गए हमको। एक कर्व सरफेस है, देखिए ये वाला, एक बेस अपर बेस है, एक बेस लोअर बेस है। एरिया वेक्टर ध्यान रखिएगा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया वेक्टर इस तरफ को परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, ये परपेंडिकुलर इस तरफ बाहर की तरफ होगा, ये परपेंडिकुलर इस तरफ बाहर की तरफ होगा। हम ये जानना चाहते हैं इस टोटल एनक्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स अगर हम बात करें, टोटल फ्लक्स आउटगोइंग थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस, तो सिचुएशन देखें जरा, फाई इज इक्वल टू, देखो इसको P पॉइंट लेट किया है, इसको Q लेट कर लीजिए, इसको R लेट कर लीजिए। तो देखिए फाई P पॉइंट का, फाई Q पॉइंट का और फाई R पॉइंट का। एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले पॉइंट P पर आप ऑब्जर्वेशन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है। चूंकि ये प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज से फील्ड परपेंडिकुलर ऐसे आउटवर्ड होती है, माइनस होता तो इनवर्ड होती। खैर ये प्लस है इसलिए डायरेक्शन फील्ड की इस तरफ रहेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें फ्लक्स फाइंड करने का, तो इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस E डॉट dA का यूज कर दीजिए। फिर यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करिए। पहले तो ये पॉइंट P के लिए, ये Q के लिए E डॉट dA, और ये R के लिए E डॉट dA। अब देखिए E डॉट dA अगर यहां ओपन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। P पॉइंट के लिए ध्यान देना, ये E और dA पैरेलल है, तो E dA cos 0। इस जगह Q पर देख लीजिए, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो E dA cos 90, ये भी परपेंडिकुलर है, ऊपर देख लीजिए। तो फिर E dA cos 90, ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये P पॉइंट का था। P पॉइंट में दोनों पैरेलल है आपस में, तो 0 cos 1 का cos 0 1 होता है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो E dA आया।
ये 90 डिग्री है कॉस का, इसलिए ये दोनों जीरो हैं। यानी यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि केवल फ्लक्स बाहर की तरफ कर्व सरफेस से ही पास होता है सिलेंडर के लिए, सिलिंड्रिकल वायर के लिए, अगर सेंटर में कोई चार्ज रखा है तो। अब इसके बाद आगे की बात करता हूं मैं। तो ये एक हमारा रिजल्ट तैयार हुआ है। हमें यहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहां पर फ्लक्स हम अगर गॉस थ्योरम का यूज कर दें, ठीक है, एक लाइन और पढ़ा लीजिए फिर इसको रखते हैं। phi = E बाहर निकाल लीजिए, dA की बात करता हूं तो आप जानकारी होगी आपको कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πrh, लेकिन यहां पर लेंथ हमने L कंसीडर कर ली है सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो टोटल कर्व सरफेस बनाएंगे वो 2πrh होता है। h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट की जगह यहां पर लेंथ यूज कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए phi = E × 2πrl आ गया है। अब हम लोग गॉसियन यूज करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। अगर हम गॉस थ्योरम को यूज कर ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, देखो जरा। तो गॉस थ्योरम क्या कहता क्या है भाई? गॉस थ्योरम phi = Q/ε0 याद रख दीजिएगा। ये इक्वेशन 1 डालिएगा, ये इक्वेशन 2 डाल दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर हम दोनों को आपस में यूज कर दें, phi हटा दिया जाए Q/ε0 और ये देख लीजिए E × 2πrl। इस तरीके से इसको पास आउट कर लीजिए। E = 1/2π, इसके बाद ε0 ये बनाए रखिएगा इसके साथ, और Q/rl और बना। इसको और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, तो E = 1/2πε0, Q/l अलग कर दीजिएगा, 1/r अलग रहने दीजिएगा। पिछले कहीं वीडियो में मैंने डिस्कस किया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा चुका हूं मैं, लैम्डा = Q/l होता है, तो यहां लैम्डा रख लीजिए। E = 1/2πε0 λ/r। इस तरीके से इसको हम लिख कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। यूनिट लिखने की जरूर आदत रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। इसके बाद इसको अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख दें, तो E वेक्टर = 1/2πε0 λ/r × r कैप। ये वेक्टर फॉर्मेट है। देखिए हम लोग 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं, आपको जानकारी है 1/4πε0 डायरेक्ट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ये 2πε0 है, तो हमें 4πε0 की वैल्यू पता होती है। इसको 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E = 1/4πε0 2 λ/r r कैप। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक फार्मूला बनेगा, एक ये बनेगा। ये इनफाइनाइट लेंथ के किसी वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन करा दे रहा हूं मैं गॉस थ्योरम का। इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि दो चार्ज प्लेटें हैं, इनके बिटवीन में कितना फील्ड काम करेगा और प्लेट्स के बाहर कितना फील्ड काम करेगा। अब हम उसकी बात करते हैं। 6 नंबर एप्लीकेशन पे ध्यान देना थोड़ा सा। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे आर्टिकल तैयार हो जाए आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड अगला एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप करा रहा हूं। आगे मैं कैपेसिटर टॉपिक पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर में प्लेट्स को मिला करके ही कैपेसिटर बनाते हैं। दो प्लेट्स आपस में पैरेलल रखी जाती हैं, उनसे एक डिवाइस बनती है जिसको कैपेसिटर कहते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे। वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट्स, अपोजिट चार्ज प्लेट। एक काम करते हैं, एप्लीकेशन और रह गया पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेट
ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, इनफाइनाइट एक्सटेंशन, इसको देख लीजिए जरा। देखिए हमने क्या किया, एक बहुत लंबी सी इनफाइनाइट एक्सटेंशन की कोई प्लेट ले ली है। इनफाइनाइट एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग ऐसे जिगजैग बना देते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि और आगे एक्सटेंड है। ये बहुत पतली सी प्लेट है कोई, जिस पर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, पूरा होमोजेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके पास में कहीं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इस जगह पर P पर। मैंने आपसे पहले कहा कि गॉस थ्योरम तभी यूज हो सकती है जब एक क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हो। इसके लिए हम अगर नहीं गॉसियन सरफेस है तो इमेजिन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर तो कोई गॉसियन सरफेस है नहीं, कोई भी सरफेस पास नहीं हो रहा है, तो हम एक सरफेस इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहा हूँ इस तरीके से, जिसके बेस का एरिया A कंसीडर कर लेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड क्यों दोनों तरफ हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे एक पतला सा पेज दे लीजिए आप, कॉपी का पेज अपना, और सपोज करिए उसी में पूरे में चार्ज रखें, तो चार्ज का इफेक्ट इस तरफ भी होगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी होगा। दोनों तरफ आधा आधा इफेक्ट जाएगा। तो अगर एक साइड हम फील्ड निकाल दें या फ्लक्स निकाल दें और दूसरी तरफ के इफेक्ट को कंसीडर ना करें, तो जस्ट डबल इमेजिन हो चुका होगा। इसलिए हम दोनों तरफ निकालेंगे, उससे हमें एक साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो देख लीजिए जरा, यहाँ पर अगर हम लोग एरिया वेक्टर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉजिटिव प्लेट ऐसे रखी, इस तरह आप सोचिएगा, ऐसे रखी है, तो प्लस का उधर फील्ड होगा, प्लस का इधर फील्ड होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम करेगा। वहीं इस जगह अगर आप देखेंगे यहाँ पर एरिया वेक्टर, तो इस तरफ DA काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ इस तरफ काम करेगी। तो अगर नेट टोटल रिजल्ट, हाँ इसका बेस का एरिया आप A लेट कर लीजिए, पूरे में पूरा यूनिफॉर्म सिलेंडर है, थिकनेस कम ज्यादा हो जाए तो आप पूरा कर लीजिएगा, इक्वल थिकनेस है पूरी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें, नेट फ्लक्स अभी निकाल रहे हैं, नेट फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू यहां का फ्लक्स प्लस यहां का। इसको P पॉइंट ले लो तो इसको P डैश ले लो, फ्लक्स एट P पॉइंट और फ्लक्स एट P डैश पॉइंट। तो नेट फ्लक्स का मतलब सीधा सीधा हुआ यहां पर E डॉट DA ऑफ P और E डॉट DA ऑफ P डैश, दोनों जगह का फ्लक्स एक साथ निकालो, पूरे चार्ज का इफेक्ट एक साथ आ जाएगा। तो देख लीजिए फाई इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, पैरेलल है ये भी, पैरेलल है ये भी, इसका मतलब है EDA cos 0 प्लस EDA cos 0। आप देख लीजिए फ्लक्स क्या बना रहा है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ EDA बना। यानी अगर दोनों तरफ की नेट वैल्यू चेक करें तो ट्वाइस है। तो एक हिस्से की अगर बात करें वन साइड की, तो सीधा सीधा 2 इधर चला जाएगा। तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल EDA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ फाई। यहां से अगर इंटीग्रेशन हटाना चाहें तो ये DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ फाई। DA का इंटीग्रेशन अगर मैंने यहां बेस का एरिया A लेट कर रखा है, तो DA का इंटीग्रेशन होगा A, तो 1/2 ऑफ फाई E। यहां से हम लोग E की वैल्यू फाइंड कर देंगे, फाई E/2A, पहली बात। अभी हमने कहीं गॉस थ्योरम नहीं यूज की है, अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज करके सॉल्व किया है। अब यूज करेंगे गॉस थ्योरम बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है भैया कि फाई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसमें चार्ज Q है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों में इक्वेट करा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां से फाई की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट रख लिया जाए तो E इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पीछे पढ़ा चुका हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पीछे पढ़ाई जा चुकी है आपको कि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता है। तो यहाँ Q और A को एक साथ लिख दीजिएगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम।
इतना ध्यान रखें आप लोग। अब यहाँ पर वाणी को विराम दूंगा मैं। एक बार फिर समझ लीजिए थोड़ा सा। इनफाइनाइट एक्सटेंशन की कोई सीट है, इसके दोनों तरफ फील्ड जा रहा है, हमने दोनों तरफ सरफेस ले लिए P और P डैश। हमें वैल्यू एक साइड चाहिए थी बट ले लिया दोनों तरफ, तो टोटल फ्लक्स निकल आया। दोनों ही तरफ E और dA आपस में पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल तो cos 0, यहाँ भी पैरेलल तो cos 0, तो ट्वाइस ऑफ दैट। तो E dA की वैल्यू सीधा सीधा डिवाइड ऑफ 2, phi की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर Q by epsilon नॉट, और Q by A को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा E is equal to sigma by 2 epsilon नॉट। इस जगह अभी विराम कर रहे हैं और यहाँ पर वाणी को आगे अभी एप्लीकेशन और बाकी है, अगली वीडियो में आएंगे। नमस्कार।